चलिए जय हिंद। तो देखिए यहाँ रेलवे के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज का 25वां वीडियो है, ठीक है, जो कि नवरात्रि स्पेशल ये वीडियो बनाए जा रहे हैं रेलवे के प्रश्न के लिए। तो चलिए अपने सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने 24 सीरीज में टोटल वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। इसमें से लगभग 700-800 प्रश्न हम लगभग उससे ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, उससे ज्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें जो है हमारा वो प्रश्न जो हम लिए हैं वो प्रश्न, चलिए 25वां सीरीज है। तो देखिए यहां से होंगे, इसमें ये रहा 25वां सीरीज, ये रहा। चलिए तो यहां से हम सब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अर्थात 24 सीरीज में 763 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं और यहां हम सब 25वें सीरीज में एंट्री लेते हैं। और ये हमारा टॉपिक है उष्मा। ये टॉपिक से हमारा उष्मा अर्थात हीट से संबंधित हम यहाँ विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज लेने वाले हैं। देखिए ये जो प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 ईस्वी में, और ये ताप तथा ताप मापमान से संबंधित है। देखिए 764 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए। देखिए लगभग डॉट 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 केल्विन पर जल का घनत्व कितना होता है। देखिए हम सब सभी लोग जानते हैं कि जल का, हम सब सभी लोग जानते हैं कि जल का डिग्री सेल्सियस, जल का सेंटीग्रेड, तो अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये बात तो हम सब पहले से ही जानते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस पूछे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। लेकिन यहां प्रश्न पूछ दिया है केल्विन पर। तो देखिए 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वह 273 केल्विन के लगभग बराबर होते हैं। अब एक बात बताइए कि पानी का अधिकतम घनत्व कै डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड ना आगे बढ़े तो उसी प्रकार 273 में अगर 4 केल्विन आगे बढ़ जाए तो हमारा जो जल का अधिकतम घनत्व होगा वो 277 केल्विन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम केल्विन में भी ज्ञात कर सकते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व कितना केल्विन होगा। तो 277 केल्विन होंगे जल का अधिकतम घनत्व, ठीक है। सिर्फ अगर ये हम पॉइंट्स याद रखे होते तो कि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आइए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग डॉट 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 के बराबर होता है। देखिए हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बारे में सोचेंगे कब कि केल्विन के बराबर होता है या रोमर के बराबर होगा या फारेनहाइट के बराबर होगा, किसके बराबर, तो ऑप्शन में देखेंगे तब। तो ऑप्शन में देखिए सब फारेनहाइट में, अर्थात हमारा काम कुछ नहीं है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदल देना। लेकिन यहां हम बदलेंगे नहीं, यहां हम नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट याद करते हैं। जैसे शरीर का तापमान हमारा क्या होता है 37 डिग्री फारेनहाइट, तो हम सब सॉरी हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हम फारेनहाइट में भी रटे हुए होते हैं 98.6 फारेनहाइट। तो अगर आप रटे हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 98.6 फारेनहाइट आप दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कहिए नहीं हम निकालना चाहते हैं तो आप निकालना चाहते हैं तो एक सूत्र पे निकालिए, क्या C/5 F माइनस 32 अब 25 ना, और 9 यहां दीजिए, 9 दीजिए। अब देखिए 37 डिग्री ये सेल्सियस का तापमान है, तो ऊपर ये C है अर्थात 37 लिख देंगे, यहां बटा 5 कर दिए, F माइनस 32/9। देखिए 9 इस तरफ भागा में, इस तरफ आ गया गुना में, तो 37 गुना 9 हो गया। उसी प्रकार 5 इस तरफ भागा में था, उधर चला जाएगा गुना में, तो F माइनस 32 हो गया। 9 सते 63 के 3 हाथ में 6, 9 तिया 27 और 27 6 33 इतना हुआ, और ये 5F हो गए। और इसको 32 को 5 से कीजिए तो 5 दूना 10 के 0, 5 तिया 15, 116, 160। देखिए 333, 160 इस तरफ माइनस में है, इधर आ गया प्लस में, और इधर ये 5F हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो 3 6 3 9 और ये 4 और ये 5 हो गया।
अब इसको क्या कीजिए, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ गुणा में, इधर आ गया भागा में, अर्थात 5 को भागा दीजिए, 5 से भागा दीजिए 493 में। अब बताइए क्या लगाए हम, तो 9 बार में लगाए, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4 बचा 43, 8 पचे 40, ये 3 बचा, ठीक है, और ये 0 हो गए, और 6 पचे 30। देखिए एकदम एक्यूरेट करके आपको ला दिए 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आपको डायरेक्ट याद था तो भी बल्ले बल्ले, अगर डायरेक्ट नहीं याद था तो आप डायरेक्ट इस सूत्र से चल लीजिए, F/5 बराबर, सॉरी, C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है, C/5 बराबर F माइनस 32/9। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, काम यहां से आपका हो जाएगा इस सूत्र के माध्यम से। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे, चलिए सर। देखिए क्या करा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। देखिए ये चीज तो हम पहले ही याद रखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 32 फ़ारेनहाइट हो या 273 केल्विन हो या 0R रोमन हो, ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो 32 फ़ारेनहाइट के। कहां है 32 फ़ारेनहाइट, ये रहा 32 फ़ारेनहाइट। और ये प्रश्न आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है, ठीक है। तो यहां जिस उद्देश्य से रेलवे के टारगेट हमने फिक्स किया है, प्रश्न सब वही आपको मिलेंगे, वही प्रश्न मिलेगा, कोई चेंजिंग प्रश्न नहीं मिलेगा। आ जाइए 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। एक बात बताइए कि जब तापमान किसी जल का 12 डिग्री है तो वो जल कौन सी अवस्था में होंगे, जो प्रश्न पूछा जा रहा। देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो तो पानी बर्फ में होता है, और 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक माना जाता है उसका क्वथनांक बिंदु, अगर इसमें बीच में हो तो वह द्रव अवस्था में होंगे, और 100 से प्लस होगा तो वह हमेशा गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। ये हम स्पेशल सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस के बारे में बताए हैं, ये स्पेशल तीनों पॉइंट्स हम डिग्री सेल्सियस के बारे में बताए हैं। अब प्रश्न पूछ रहा सर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तो पानी कौन सी अवस्था में रहेगा, तो द्रव अवस्था में रहेगा। इसमें क्या परेशानी है सोचने वाली, प्रश्न देख लीजिए, एनटीपीसी का ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब यही चीज अगर हम किस में ले लें, मानिए डिग्री सेल्सियस में नहीं ले, अब ले लेते हैं किस में, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में, तो उसका हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और उसका जो क्वथनांक बिंदु है वो कितना हो जाता है, तो 32 में 212 फ़ारेनहाइट होता है उसका क्वथनांक बिंदु, ठीक है। और ये इसका हिमांक बिंदु हो गया, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। केल्विन में कितना होता है, तो 273 केल्विन उसका हिमांक बिंदु हो गया, और 373 केल्विन उसका क्वथनांक बिंदु हो जाता है, ठीक है। यहां डिग्री सेल्सियस में फोकस किए, द्रव हुआ हमारा सही आंसर। आगे बढ़िए सर, अगले प्रश्न आ जाइए, क्या दिया, -200 सेल्सियस में फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा। देखिए हम प्रश्न जानते हैं, सूत्र जानते हैं ना सर, C/5 बराबर F माइनस 32 अब बटा में 9। देखिए C से सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट, C से सेल्सियस, F से फ़ारेनहाइट, जिसका मान दिया है उसको रख दीजिए। आइए तो C का मान दिया है -200 रख दिए, बटा 5 बराबर F माइनस 32/9, इसको काट दिए तो 5 का 20, अर्थात -40 बराबर F माइनस 32/9। 9 इस तरफ भागा में है, इस तरफ आ गया तो ये गुना में हो गया, F माइनस 32, इसको 9 चौके 36, 360 हो गया माइनस में, F माइनस 32 इस तरफ है जो प्लस माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में, बराबर F। देखिए 360 माइनस में है, 32 प्लस में है, घट जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8 हो गया, 5 में से 2 गया 3 हो गया, और 328, अर्थात जो फ़ारेनहाइट का मान होगा वह -328 डिग्री होंगे, जो कि देखिए ये रहा -328 डिग्री सेंटीग्रेड।
देखिए अभी तक हम 2 प्रश्न है जो चेंज कर चुके हैं, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। हम फिर से रिपीट कर देते हैं सूत्र सर, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ये हमारे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अपने प्रश्न पे आगे चलते हैं। आइए सर, देखिए क्या कहा जा रहा, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। देखिए पानी का हिमांक बिंदु अभी हमने 3 बताया आपको, या तो 0 डिग्री सेल्सियस हो, या 32 फ़ारेनहाइट हो, या 273 केल्विन हो, या 0 डिग्री आर हो, अर्थात 0 रोमन हो। अब बताइए इसमें कौन ले हिमांक बिंदु। फ़ारेनहाइट में 40 गलत बात है, 42 गलत बात है, 34 फ़ारेनहाइट गलत बात, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारे हिमांक बिंदु जो कि हमने आपको चारों हिमांक बिंदु लिख चुके हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न। चलिए सर आइए, क्या कहा जा रहा, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनमें से किसके बराबर होता है। देखिए अगर आप इसमें देखिए, सभी प्रश्न किस में चला गया, केल्विन में चला गया। किस में चला गया, केल्विन में। किस से, डिग्री सेंटीग्रेड से। अगर डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में गया होता तब हम सूत्र तो बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं ना, F माइनस 32/9। लेकिन इस सूत्र कौन वाला है, डिग्री से फ़ारेनहाइट वाला या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस वाला। इसमें क्या पूछा, डिग्री सेल्सियस से चला गया केल्विन में। तो देखिए हम सभी का एक सूत्र, जो ये तो चलिए अलग से याद हो गया तो हमें हो गया, बहुत अच्छे हैं। अभी हम एक ऐसा सूत्र बनाते हैं जिसे या तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो या केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाना हो। देखिए इसका प्रश्न हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं 0 डिग्री केल्विन। रटा रटाया हुआ प्रश्न का आंसर हम सिंपल तरीके से दे सकते हैं 0 डिग्री केल्विन, लेकिन वो काम हमें नहीं करना है। समय अगर हमारे पास अभी है बचा हुआ तो अच्छे तरीके से समझना है। जैसे देखिए हम अभी आपको क्या बोले, हिमांक बिंदु जल्दी से बताइए तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन या 0 डिग्री आर। ठीक है, क्वथनांक बिंदु क्या बताएं, क्वथनांक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 212 फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन, या इधर कितना हो जाता है, 100 होता है, 100 होता है। देखिए ये अपवाद है, रोमन कैथोलिक इसको छोड़िए, ये कभी पूछता नहीं है। ठीक है, ये तीनों का खेला है। देखिए कैसे सूत्र निकलता है, जो देखिए सी लिखना है, सी से सेल्सियस हो गया, उसके बाद इसका हिमांक बिंदु वाला लिखिए तो 0 हो गया। ठीक है, बटा इसके हिमांक और क्वथनांक में कितने का अंतर है वो लिखिए, तो 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 का अंतर है। सूत्र के लिए हम ऐसे निकालते हैं। उसके बाद देखिए फ़ारेनहाइट लिखें तो F लिखें, और उसके बाद इसका हिमांक लिखिए तब 32 फ़ारेनहाइट। उसके बाद इसका क्वथनांक देखिए 212 और 32 में कितने का अंतर, तो 180 का अंतर, नीचे अंतर लिख दिए। फिर आइए केल्विन में आइए, तो केल्विन आइए, जो हिमांक बिंदु कितना है 273 केल्विन, और देखिए हिमांक और क्वथनांक में कितने का अंतर, 100 का अंतर होता है। देखिए काटा पीटी शुरू कर दीजिए। देखिए C के आगे 0 है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो C बटा हो गया सर 100 बराबर F माइनस 32/180 या बराबर K माइनस 273/100। देखिए नीचे वाले सब है जो 20 से कटेगा, तो 20 × 100, ये 20 नमा 180 और B × 100। देखिए इसका मूल सूत्र क्या निकला, C/5 बराबर F माइनस 32/9 अब बराबर K माइनस 273, अब बटा में क्या आ गया, 5 आ गया। बताइए यही सूत्र नए हम याद करवा रहे थे चंदन जी बार बार, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में सिर्फ बदलने के लिए। देखिए तो C/5 बराबर F माइनस 32/9। अब इसमें एगो और हो गया ऐड, क्या, K माइनस 273/5 केल्विन के लिए। ठीक है, किसके लिए, केल्विन के लिए हो गया। देखिए अभी इसको हम और खींच सकते हैं। अभी देखिए इसको हम और क्या खींचेंगे, तो बोलिए इधर वाला पहले हम मिटाते हैं, उसके बाद इसको खींचना शुरू करते हैं। देखिए आइए, देखिए इसमें हम क्या और मंथन कर सकते हैं, इसमें क्या और मंथन कर सकते हैं, तो सिर्फ ये रहने दीजिए। ठीक है,
ये रहने दीजिए। देखिए, अगर सिर्फ खेला डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हो तो हमें हर हालत में सूत्र लिखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। कब? जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का खेला हो तब। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का खेला हो, इस दोनों का खेला हो, तब देखिए क्या करते हैं, C/5 बराबर डायरेक्ट एक और सूत्र, एक ट्रिक निकाल लेते हैं, मेथड निकाल लेते हैं, जिससे हमें आसानी होता है। बटा 5। बताइए, ये 5 से 5 क्या हो गया? खत्म। बचा क्या? सेल्सियस K माइनस 273। यह देखिए सूत्र एक निकल गया। सूत्र निकल गया कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में निकालना है तो उसमें 273 को क्या करना होगा? घटा देना होगा। अगर हमारे पास समझिए कि सपोज्ड एक प्रश्न दे ले रहे बाबू या भैया हमारा बड़का कि केल्विन का मान दे ले रहे और उसमें पूछे डिग्री सेंटीग्रेड निकालिए, जैसे कह दे 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले, 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो 400 में खाली 273 को घटा देंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारा किस में प्राप्त होगा? सेल्सियस में। अर्थात केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 घटा दीजिए। बात को हमारी गौर से सुनिए, केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 घटा दीजिए, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ दीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 घटा दीजिए, और सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 जोड़ दीजिए। याद उद होवे वाला नहीं। हे प्रभु दयानंद, एग्जाम तक याद नहीं रहेगा। आइए कैसे रहेगा, जो एक हम और तरीका बता रहे हैं, सुनिए, हमारी बात को गौर से सुनिए। ये बात नहीं जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, और केल्विन में कितना हो जाता है? 273 केल्विन। देखिए, सेल्सियस और केल्विन के अंतर खाली हटा दीजिए, 2 मिनट लगी, तो यहां आ गया कौन सी? 0 और 273 आया कि नहीं आया? बड़ा कौन है? 273 बड़ा है ना, केल्विन वाला बड़ा है ना। केल्विन से जाना है कोची में? बड़का से छोटका में, तो 273 घटवे ना पड़ेगा। दिमाग में प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइए कि केल्विन वाला 273 वाला मान बड़ा होता है और डिग्री सेल्सियस वाला, एक हम केल्विन और सी को हटा के और सी को हटाने की बात कहें, अब ऐसे तो बराबर ना होता है जी, लेकिन हम एक संख्या में निरूपित कर रहे हैं। तो 273 बड़ा है और 0 छोटा है। अब बड़का से जब छोटका में आना है तो 273 को घटा दीजिए, और छोटका से तो 273 नहीं भूलिएगा। हम पक्का है कि एग्जाम तक के नहीं भूलना है, एकदम ये बात की गिट्ठा बांध लीजिए आप सब लोग। हम अभी तक प्रश्न बनाए नहीं हैं, अभी तक हम 5 मिनट से घुमाइए रहे हैं। चलिए, अब है कि आप इसको समझ चुके होंगे, अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए सर, क्या है हमारा प्रश्न को पढ़ते हैं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड को तापमान में बदले। बोलिए, सूत्र से चले कि डायरेक्ट चले? क्योंकि सेल्सियस से आना है कौची में? केल्विन में। सेल्सियस से आना है कौची में? हम क्या जानते थे? ऐसे नहीं जानते थे, C बराबर K माइनस 273, हाँ या नहीं? अभी सूत्र लिखल था। अब बताइए कि इससे C कितना आपको पता है? -200.15 डिग्री सेल्सियस। K है -273। देखिए ना, अगर हम इसको भी दशमलव में एक्यूरेट मान ले और ई भी दोनों माइनसे में, तो इसे भी क्या हो जाएगा? नहीं, डायरेक्ट काटे के पावर नहीं है, तो इसको होने ले जाएंगे तो प्लस में, तो ये माइनस में, प्लस में घट के 0, तो केल्विन का मान कितना आ गया सर? 0 केल्विन आया ना। आप सूत्र भी रख लीजिएगा तो वही आएगा, सूत्र पे भी रखिएगा तो मान उतना ही आएगा, अगर आप रटे हैं तो फिर भी मान उतना ही आएगा कि 0 केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। देखिए, हम सब ऐसे नहीं रखते हैं, देखिए इसमें उल्टा कर दिया, रखते हम सब कैसे हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन रखते हैं ना। देखिए ना, एमए जो सेल्सियस में 273 लगा दिया तो केल्विन कौन सी हो गया? 0 केल्विन। बस इधर वाला इधर कर देना, इधर को इधर कर देना। चलिए, आई होप है आप सब लोग ये प्रश्न अवश्य ही समझे होंगे। ठीक है, आइए सर अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या करा, क्रम शून्य
ताप को दर्शाता है। देखिए परम शून्य ताप किसको दर्शाता है, जो देख लीजिए शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, शून्य से -295। देखिए ये सब तो कोई शब्द नहीं है, 295 95 कहियो याद किए हैं? अरे भाई स्पीडियो में रट के भी अगर याद किए होंगे तो 295 नहीं किए होंगे, ये जान लीजिए 255 भी नहीं किए होंगे, ये 300 भी नहीं किए होंगे, तो किए कोची होंगे बस। तो आंसर क्या हो गया, शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम तापमान है उसको क्या कहते हैं, परम शून्य ताप को दर्शाया जाता। प्रश्न देखिए कैसे छपा है, आरआरबी एनटीपीसी ये 16 में, इस 17 में, लग रहा है कि 24 में छप जाएगा। 24 में तो एग्जाम में नहीं पहले पड़ेगा एनटीपीसी, 24 में तो नहीं पड़ेगा एनटीपीसी, तो तय, क्योंकि एलपी टेक्नीशियन का दिसंबर में डेट आ गया है, तो एनटीपीसी तो अभी फार्मे के डेट बढ़ा रहा है जी। तो अभी इसका एग्जाम के बारे में क्या सोचना, अभी इसका एग्जाम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी पड़े तो एकदम तैयारी कंप्लीट। अब ऐसे रेलवे के है तो एलपी टेक्नीशियन में तो रोकने वाला कोई नहीं है। आ जाइए सर अगले प्रश्न, क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? तो देखिए क्रायोजेनिक इंजन का एगो प्रयोग नहीं रखते थे हम सब स्पीडी में, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम सब, जो पानी उसमें बार बार डाला जाता है जी, तो तापमान को कुछ करने के लिए, कम तापमान कंट्रोल करने के लिए वहां पे गाड़ी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो नियंत्रित करने का मतलब क्या हुआ, गाड़ी जब चलेगा तो कहीं ऐसा होगा कि तापमान कम जाएगा ओकरा, अरे मशीन ठंडा रहेगा जी, गाड़ी चलेगा तो जनरेटर फिटर तो मारते धुआं धनाधन, अभी नवरात्रि में एकदम देखे ना कल दे रहा था। तो क्या है, तो कम तापमान, क्रायोजेनिक इंजन है जो क्या है को दर्शाता है, तो कम तापमान को दर्शाता है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, तो रेड चल रहा है ना फोन में, रेड ठीक है ना एकदम। चलिए आ जाइए, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? हम तो पहले ही बताएं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता। अच्छा अगर यही चीज हमें पूछ देता, ये अभी जो पिछल का एक प्रश्न पूछा था, अभी हम उसको बनाए थे, तो उसमें 273 कौन सी होता है, केल्विन ना जी, तो 4 इसमें जोड़े थे तब ना 277 केल्विन आया था। तो अगर पानी का घनत्व केल्विन में पूछे तो 200, अगर फारेनहाइट में पूछे तो 32 फारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस इसमें बढ़ रहे थे, इसमें भी 4 बढ़ेंगे तो कितना हो गया, 36 फारेनहाइट है जो पानी का क्या होता है, घनत्व अधिकतम होता है। इसका आंसर हो गया सर हमारा बी हो गया, एनटीपीसी। चलिए आरआरबी जेई का प्रश्न आ जाइए, इंजीनियर तो बनना नहीं है, गिट्टी साफ करेला मौका मिल जाए वो सब तो बहुत अच्छा है कोई भी चीज में, क्योंकि जॉब तो जॉबे होता है ना जी। चलिए किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न रिपीट किया है, इस पे समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। चलिए आज ये क्या करा, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए अभी केल्विन में पूछ दिया, अभी हमने निकाले थे कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम हो गया। केल्विन में कितना कहे थे, 277 केल्विन, अब फारेनहाइट में 32 4 36 फारेनहाइट, यही ना था पानी का अधिकतम घनत्व। क्या दिया केल्विन ना सर, 277 केल्विन, ठीक है। चलिए सर आगे चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? देखिए ये कक्षीय तापमान है, कुछ नहीं, एक कमरा है जो कि उसमें केल्विन पर तापमान कितना होगा। तो केल्विन पर एक बात बताइए, केल्विन पर तापमान पूछा, एक कमरे का तापमान, जैसे हम सब यहां हैं तो इस कमरे का तापमान केल्विन में कितना होगा। तो अब एक बात बताइए कि केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, जो कि इसका हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन, ये हो गया क्वथनांक और ये हो गया हिमांक बिंदु। अब एक बात बताइए, ये 98 केल्विन रहेगा तो सील हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? हिमांक बिंदु केल्विन में 273 है, यहाँ 98 लेके गया, 198 भी होगा तो बर्फ जमल होगा, क्योंकि हिमांक से ढेर माइनस है। अगर कमरा के तापमान 373 हो जाए, भाई क्वथनांक होता है 373 केल्विन बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉडी के तापमान क्या डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तब तो इतना गर्मी बंडल है। अब 100 डिग्री में तो सब उड़ के ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए आई 273, तो लास्ट ऑप्शन है हमारा पास बचता है 200। जबकि देखिए जिद नहीं कीजिएगा कि मास्टर साहब याद हमारे जो एगो चैनलवा पर पढ़ रहे थे तो गलत आंसर बता दिया कि 273 केल्विन कमरे का तापमान होगा, और 273 केल्विन तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है जी, और कमरा के तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, नहीं होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को पकड़ेंगे ना तो केल्विन में आंसर आएगा एको गो, चारों में एको आंसर नहीं आएगा। इसीलिए बोर्ड है जो इसको आंसर लिया था 273 केल्विन को,
जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, जबकि हम कमरे का तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहे हैं, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहे हैं, जो कि 20 से 25 की तुलना 273 से कीजिएगा तो आंसर कभी नहीं आएगा। बोर्ड में आंसर क्लिक करके आना है ना, ये आना है तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ मंथन तो करना ही होगा कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप बोलेंगे 1 नंबर हमारे तो तय हो और हमें बोर्ड में गलत दे ले लो, देख हम अभी साबित कर देंगे। भाई तुम साबित, आप सब लोग हमको गलती ठहरा दीजिए या अपने दोस्त के पास साबित कर दीजिएगा, लेकिन बोर्ड को साबित करने के लिए अब क्वेश्चन चैलेंज कीजिएगा तब ना जी, ठीक है। तो लंबा लिफाफा है, इसीलिए आप तरीका प्रश्न देख लीजिए कहां पूछल था, एएलपी टेक्नीशियन में, ठीक है ना। तो संभाल कर चलिए आ जाइए सर, अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा, 372 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। देखिए हम कुछ नहीं जानते, अब हम डायरेक्ट चलेंगे जनरल, या पहले आप ही से हम अभी लेंगे, बता देते हैं, क्योंकि सी से पहुंचना है के में, 273 जोड़ना की घटाना, वो वाला नियम लगाना है। सी से जा रहे हैं के में, बोलिए जोड़ दें कि घटा दें, आंसर वो देख के कोई क्या। अच्छा एक बात बताइए, एक बात, नहीं, एक बात बताइए, अगर हम अभी 75 बार बोल दिए, मान लीजिए कि एग्जाम के सेंटर पर जाते जाते भूल गए, तो कभी भी आप 372 में अगर 273 घटाइएगा तो एक को ऑप्शन है जी, मतलब उस समय प्रेजेंट ऑफ माइंड भी हमरा की काम करना चाहिए कि जे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो 273 को कोची कर दो, जोड़ दो, तभी ना इतना डिजिट में पहुंचेंगे। तो आंख बंद करके 372 में 273 को जोड़ दीजिए, 7 7 14 645। क्या कहते हैं, कुछ फायदा तो वो बात सुनने से हो भी किया होगा, ई कटोरी से वो कटोरी और इनने से उनने जोड़े में नहीं, अगर ये नहीं याद है तो फिर फॉर्मूला पर चलेंगे और कोई उपाय नहीं है। फॉर्मूला हम बता चुके हैं, आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। आ जाइए सर, क्या करा, डिग्री सेल्सियस को तापमान के माप का यूनिट को निम्नलिखित में किससे नामित किया गया था। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे, गलत बात, केल्विन को केल्विन में किया जाता है जी। जीन पियर क्रिस्टन, ये सब कुछ नहीं, डिग्री सेल्सियस है। मार्टिन स्टोमर ने किसको, एंडर्स सेल्सियस ने किससे नामित किया था, वो अपने नामे पर दे दिया था, एंडर्स सेल्सियस। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया, एंडर्स सेल्सियस। चलिए सर आगे चलिए, अगले प्रश्न आइए। क्या करा, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर समान पठन दर्शाता है। ये तो हम सब पहले ही रखते हैं, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता। अगर डायरेक्ट याद है तो है बबुआ, और नए है तो मेरे प्यारे दोस्तों सूत्र पे रख के खेला खेलना होगा। लेकिन ये सब तो हम सब स्पीडीए से जहिया कंपटीशन में एक कदम ही डालते हैं, जहिए से रट्टे शुरू हो जाते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान -40 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए सर, क्या करा, परम शून्य ताप प्राप्ति होती है। तो देखिए परम शून्य ताप किससे प्राप्ति होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। प्रश्न रटा हुआ है इसीलिए डायरेक्ट इसको, और आप भी रटे होंगे ये हम उम्मीद रखते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्या दिया गया, ताप शून्य निरपेक्ष के मान पहुंचाता है, मतलब कितने डिग्री केल्विन पर। निर्वात की स्थिति पृथ्वी के केंद्र पर जब तक आणविक गति शून्य ना हो जाए, कुछ नहीं, -273 केल्विन के तापमान पर जो परम शून्य ताप पहुंच जाते हैं, परम शून्य ताप क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और इसीलिए 81 का आंसर, 81 का आंसर डी ले रहा है। एक सेकेंड, ये प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए हम -273 केल्विन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे दिमाग में तुरंत खटका, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें भी वही चीज पूछ रहा, शून्य निरपेक्ष, वायु नहीं है, खत्म है, वहां के तापमान। हम परम शून्य तापमान नहीं पूछ रहा था जो 273 रट लेते भाई, 273 डिग्री सेल्सियस में रट लेते, माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ केल्विन में दिया, इसीलिए आंसर इसका हम सब ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो आंसर के बारे में ढूंढेंगे, ये नहीं होगा। निर्वात की स्थिति में, ये तो गलत बात है, वहां का तापमान के क्या बारे में पता, पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाए, जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाए तो उसे शून्य निरपेक्ष के मान कहा जाता है। जब तंत्र की आणविक गति क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब उसे शून्य निरपेक्ष कहे जाते हैं। ये प्रश्न ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप का मान रटा था, जिसमें सी थे अर्थात सेल्सियस था, ना कि केल्विन थे, ठीक है सर।
चलिए आइए, क्या दिया गया, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पर कितना होगा। देखिए डिग्री सेल्सियस से कहां जाना है चंदन जी, क्या करें 273 को जोड़ देंगे। अब ऐसे भी जीरो वाला सेल्सियस वाला जीरो ना था और 273 वाला कुछ था, बड़का था, तो छोटका से कुछ नहीं जा रहे, तो छोटका से बड़का में जाएंगे तो 273 क्या करना होगा, तो अर्थात 78 में 273 को जोड़ दीजिए, तो 8 3 11 7 7 14 1 15 के 5 और 2 होगा 2 1 3, क्योंकि 15 के 5 और 1 शेष बचा ना, तो 351 केल्विन। एलपी टेक्नीशियन दिसंबर में तहलका मचा देना है। आ जाइए, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए देखिए किससे किस में जा रहे हैं, क्या जोड़ना होगा कि घटाना होगा, देख लीजिए प्रश्न छापा भाई, ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन। इसलिए दिमाग में बात सेटअप, सी से के में जा रहे हैं 273 जोड़ दीजिए। अगर आज आप इस वीडियो के माध्यम से अगर ये याद नहीं किए ना, तो ये उम्मीद हम रखते हैं कि नहीं याद होगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि तापमान इसका जो 273 उसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सी से कहां जा रहे हैं, के में, सी से ये छोटका था और ये बड़का था, और छोटका से बड़का में जाने के लिए 273 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सर प्रश्न एकदम डर के छापले है। क्या करा फिर से, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर के समान तापमान है, तो हम सब तो याद रखते हैं ना 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो बोलिए फ़ारेनहाइट ही ने पूछा है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट केल्विन में कितना होगा, नहीं याद है, नहीं याद है तो एक से निकालना दीजिए जी। 37 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में जाने के लिए 273 कुछ ही करना होगा, जोड़ना होगा, तो 7 3 10 और 7 3 10 1 11 310 केल्विन। नहीं भी याद है तो फिर भी जोड़ के तो निकालिए न सकते हैं। चलिए, तो फ़ारेनहाइट में पूछा था सर एनटीपीसी का प्रश्न, तहलका मचा दीजिए एकदम। मानव शरीर का समान तापमान 98.6 फ़ारेन, इन्हें की देख के बबुआ, देख के 37 भी दिले है, अब फर्स्ट ऑप्शन दिले 80 बुलाइए, डूबिए, गड्ढा खोद ले, कूद जाइए, आपके हमरे में समा जाइए, ये वाला काम नहीं करना है। 98.6 फ़ारेनहाइट एसआई यूनिट जरूर देखना है, और नहीं तो हम तो ये लगता है कि 700 और 100 प्रश्न अगर मिस किया 800-900 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कम से कम 50 को तो एसआई मात्रक में कम नहीं गलती करवाएगा, क्योंकि ऐसा 50 प्रश्न का हम सब देख चुके हैं जो सिर्फ गलती करवाएगा तो यूनिट में करवा रहा। 273 का मान बोलिए, 273 केल्विन में आना है। देख लीजिए 100 केल्विन तो नहीं होगा कभी चंदन, क्योंकि 273 केल्विन के मान केल्विन में जाएंगे, ये गलत बात है। 10 केल्विन हमेशा ये 273 को बदले का रहा डिग्री। अब बताइए कि 273 से तो मतलब केल्विन से आ रहे हैं सेल्सियस में, तो उसमें 273 घटाना होगा, और जब 273 में घटाएंगे तो 0 केल्विन, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे ही इसको उतना चिल्लाने की हमारा आवश्यकता नहीं था। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, और नहीं तो 32 फ़ारेनहाइट होता है। ये चीज बेसिक चीज है जो कि शुरू में ही बताया गया। आ जाइए, क्या कहा, सेल्सियस से केल्विन में बीच का अंतर कितना होता था, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन है, वो बराबर दे देता 32 फ़ारेनहाइट भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ऐड करने में। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा, निम्न में कौन तापमान का मात्रक नहीं है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, पास्कल नहीं है। पास्कल किसका एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। या एक और बताइए तो दाब का एसआई मात्रक, और एक बताइए तो बल बटा, नहीं याद है तो बल बटा क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है जो दाब का एक और एसआई मात्रक हो गया, और पास्कल भी हो गया। क्योंकि पीछे से खैले पकैले नहीं चलना है, उसको भी ध्यान में रखना है। किस तापमान पर पानी, तरल और ठोस तीनों स्थित विद्यमान रहते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि और कोई ऑप्शन वैसा आपको दिख भी नहीं रहा। 100 डिग्री पर तो बाष्प बन के उड़ के कहां चला जाएगा जो पता भी नहीं चलेगा, अब -1 डिग्री में तो बर्फे बनल रहेगा। याद देखिए, अब उसके बारे में तो हम कुछ कहना ही नहीं चाहते। -100 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फों के छरदादा चीज बनल रहेंगे, तो आंसर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए सर आइए अगले प्रश्न पे आइए। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है, हिमांक बोले तो जमने वाला बिंदु, और कौन सी पे, तो केल्विन पर। और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 केल्विन, आप 32 डिग्री नहीं तो
फ़ारेनहाइट, देख लीजिए 273 कहाँ दिया, और वैसे पॉइंट में देता तो 1.5, ये तो सिंपल सी चीज है, 273.15 केल्विन होता है एक्यूरेट मान। अब ऐसे हम सब 273 को रिपीट करते रहते हैं बार बार, ठीक। आइए, क्या पूछा, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है। अब केल्विन में, तो बर्फ का गलनांक, बर्फ कहां से जमेगा, तो 273 केल्विन। 91 का क्या होगा, ए होंगे 91 का, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं जो आप चुन सकते हैं। ऑप्शन भी आप देख लीजिए, 273 सेल्सियस पर, समझ रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या तापमान, इसे तो लोहा तो आप पिघला देगा जी, ठीक है ना। बाकी इधर तो खत्म है, तो क्या है, केल्विन में पूछा। अब बिंदु नहीं पूछा था किसमें, जो नहीं पता है, ये पूछा है कि केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बताइए, डायरेक्ट ऑप्शन से डिसाइड करना है, तो 273 केल्विन लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं। क्या करा, केल्विन पैमाने के ताप में से किस में जाना है, सेल्सियस में, बोलिए क्या होगा, केल्विन बड़का से छोटका में आ रहा है, 273 को घटा दीजिए, तो कहां है 273 को घटाना, फर्स्ट ऑप्शन, 273 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए यहां से एक टॉपिक से शुरू होते हैं, उष्मा चालन एवं विकिरण। देखिए कोई भी ठोस पदार्थ में उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे ही जाएंगे, जैसे द्रव्य में उष्मा संवहन विधि के द्वारा जाता है, और गैस में विकिरण विधि के द्वारा जाता है, और ठोस में चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचालन होता है। संचालन बोले तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उष्मा का जाना। देखिए क्या कह रहा है सर, घन वस्तु में उष्मा चालन की दर ... पर निर्भर नहीं करती है। घन बोले तो कोई ठोस वस्तु हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके सामग्री के घनता पर, मतलब इसको घनत्व देते तो बहुत अच्छा रहता, और घनत्व या घनता वही चीज समझेंगे हम। सामग्री के आयाम पर, मतलब उसका क्या आयाम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, घर्षण पर। देखिए घर्षण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि घर्षण कोई अलग ही बात है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में आपस में रगड़ा जाता है तो इसके कारण जो ऊष्माएं उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान जो प्रदान होता है, उसमें ना घर्षण है। ऊष्मा चालन में घर्षण का कोई काम नहीं, और निर्भर नहीं है, वही पूछा था, तो सी, इस पर निर्भर नहीं है। बाकी विशेष की जानकारी को झाड़ू लगाइए। आइए सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। मतलब कहने का मतलब, एक तरफ तरल पानी है 0 डिग्री पर, और दूसरा एक है बर्फ है, दूसरा क्या है, बर्फ है। अब अधिक ऊर्जा क्यों होगा, क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की क्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह कोई बात नहीं कि बर्फ अवशोषित करेगा, क्योंकि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। चलिए, बर्फ के तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण उष्मा ऊर्जा को विकिरण करते हैं, मतलब वापस भेजते हैं। क्योंकि बर्फ के तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रश्न क्या पूछा था कि अधिक ऊर्जा क्यों होता है, किसका, तरल वाले का। अब बताइए, पानी है तो वो तो उष्मा को अवशोषित नहीं करेगा, लेकिन बर्फ है जो उष्मा के अवशोषित जरूर करेगा, तबे ना बर्फ पिघलेगा। तो इसीलिए इसका लास्ट वाला सही है कि बर्फ जो तरल पानी के रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के जो कण है वह उष्मा ऊर्जा को क्या करता है, पहले अवशोषित करेगा, उसके बाद वो पिघलेगा। तो इसलिए ये हमारा सही है, तो डी हमारा सही हो गया। आइए अगले प्रश्न पे आइए। चलिए, लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं है। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से ... होता है। गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटर पाइप में, रेफ्रिजरेटर की फ्रिज कॉइल में, बॉयलर भट्ठी में, या किसी संघनित में वाष्प संघनन में। तो ये जो काम होते हैं वो कहां होते हैं, बॉयलर भट्ठी में। फिर से पढ़ देते हैं। ताप के अंतरण मुख्य रूप से, जो ताप का अंतर होता है वह मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्ठी में होता है। अंतर कहां होता है, तो बॉयलर भट्ठी में होता है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, देखिए क्या कह रहा, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो किस पर निर्भर करता है, विकिरण। विकिरण हमेशा गैस वाले में होते हैं, तो विकिरण द्वारा उष्मा का रूपांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है, इसके तापमान पर निर्भर रहता है, पिंड की प्रकृति पर, इस पर भी निर्भर रहता है क्योंकि कैसा पिंड है, इसके पृष्ठ विस्तार एवं प्रकार पर, इस पर, मतलब ये सभी पर निर्भर होगा, ये तो निश्चित है।
इसीलिए उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएंगे इसका। ठीक है सर, चलिए 97, चलिए फिर से यहाँ टॉपिक चेंज हो रहा, उसमें है प्रसार। मतलब प्रसार मतलब कोई भी वस्तु को अगर उष्मा देते हैं तो फैलता है। जैसे प्लास्टिक को जलाते हैं तो देखते हैं बरकरार के एकदम पूरा फैलता है, मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका प्रसार होता है। मतलब ठोस पदार्थ का प्रसार तो आप देख रहे हैं कि कितने विस्तार पूर्वक से वो फैल रहा, लेकिन गैस का प्रसार आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन वास्तविक में तापमान बढ़ने पर गैस भी फैलते हैं, जो कि इसका एग्जाम्पल बहुत सारा भी हम सब पढ़े होंगे भौतिकी में। ठीक है ना, जैसे गैस के प्रसार तापमान बढ़ने से ज्यादा होता है, इसके बारे में हम सब कैसे पढ़े होंगे कि इसका एक एग्जाम्पल हम सब पढ़े होंगे ध्वनि में। ध्वनि में क्या पढ़ते होंगे कि जब तापमान अगर बढ़ता है तो ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है। रीजन यही होते हैं कि वायु का कण जो है, वो वायु का कण तापमान बढ़ते ही फैलना तेजी से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो वायु में नहीं दिखाई देता है, लेकिन ठोस चीज में दिखाई देता है, प्रसार दिखाई देते होते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा, नीचे के अभिव्यक्त और कारण में दिया गया है। क्या कह रहा, अभिकथन ए कहता है लोहे की पटरी के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। हाँ जी, रेलवे ड्राइवर और रेलवे में नौकरी कीजिएगा, ये आंसर गलत अगर किए तो हमरा लग रहा कि पोस्ट उस्ट दे के छीन लेगा कहीं नहीं बाद में। ठीक है, तो देखिए दो पटरी के बीच में हल्का सा खाली स्थान छोड़ा दिया जाता है, ये बात सही है, ये गलत नहीं है, एकदम सही है। देखिए लोहा गर्मियों में फैलता है, ये भी बात सही है, क्योंकि इसको जो स्पेस जो बीच में छोड़ा गया है इसी वजह से कि जब गर्मी में लोहा का प्रसार होगा तो यहां फैलने के लिए जगह चाहिए, और अगर ये स्पेस नहीं दिया होता तो जो लोहा का पटरी होता वो ऐंठ जाता है यहां पर प्रसार के कारण। दोनों सही है, अर्थात ए सही है लेकिन आर गलत है, गलत बात, ए गलत आर सही, ई भी गलत, ए और आर दोनों सही है, और ये उचित व्याख्या करता है, सी सही है। देखिए यही उसमें प्रसार के कारण एक चीज और होता है कि जो पोल पर तार खींचे जाते हैं वो हल्का सा ढीला छोड़ दिया जाता है। रीजन क्या है कि ढीला छोड़ने का रीजन ये होते हैं कि जैसे पहले गर्मी में तो फैलाव होगा तो वो आओ लक्ष्मण झूला की तरह झूलने लगेगा, लेकिन वही चीज अगर ठंडा में होंगे तो वो कंच सिकुड़ेगा और वो टाइट होते हैं। अब ढील छोड़ने का रीजन यही बनता है कि अगर ढील नहीं छोड़ेंगे तो उसका फैलाव या प्रसार में अगर थोड़ा सा भी परेशानी होगा तो वो तार टूट भी सकते हैं। इसलिए वो लक्ष्मण तार की तरह क्या होते हैं, लक्ष्मण झूला की तरह, जो गली में पोल में तार देखते हैं वो झूलते रहता है। आइए संवहन में आते हैं, किसमें आते हैं, संवहन में आते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा, डॉट 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 तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण करती है। संवहन संबंधी तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे, ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, देखिए संवहन, जैसे इसका एक एग्जांपल उष्मा वाले में अगर इस पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो ये जो पानी यहां है और एक ऊपर है, तो देखिए ये जो नीचे वाला पानी ऊपर चला जाता, ऊपर वाला पानी नीचे चला जाता, इसके जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार बदलते रहते हैं। तो संवहनीय संबंधी तंत्र तरल पदार्थ को, हम पहले ही बताएं कि तरल पदार्थ को अगर उष्मा देना है वो गर्म होगा तो संवहन के कारण, जबकि ठोस होंगे जो चालन विधि के द्वारा, और जो वायु होंगे वो विकिरण विधि के द्वारा गर्म होंगे। तो ये तरल है इसलिए संवहन संबंधी होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न देखिए क्या कह रहा, पानी का वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। मतलब डॉट 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 पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, संवहन से, चालन से, किरण से या वाष्पीकरण से। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण का एक प्रणाली है तो वो संवहन से। संवहन पदार्थ के वास्तविक गति के द्वारा उष्मा स्थानांतरण होते हैं, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए तो आज का लास्ट प्रश्न, 800 नंबर, आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, द्रव और गैस में ताप अंतर का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से बता दीजिए। द्रव है और दूसरा गैस है, इन दोनों में ताप अंतर का मुख्य कारण क्या होता है। जैसे हम पहले ही बोल रहे हैं कि द्रव में उष्मा का जो प्रवाह होगा वो संवहन विधि के द्वारा होगा, और जो गैस में उष्मा का प्रवाह होगा वो विकिरण विधि के द्वारा होंगे, और ठोस में चालन विधि के द्वारा होगा। तो द्रव और गैस ताप अंतर का मुख्य कारण क्या है, संवहन है, क्योंकि द्रव में संवहन के द्वारा होंगे और गैस में विकिरण, तो संवहन के ताप अंतर का मुख्य कारण संवहन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे
25वां रेलवे के सीरीज में 800 प्रश्न अर्थात 100 प्रश्न मिस भी किए थे, मतलब काउंटिंग में गलत हुआ था। तो टोटल 900 प्रश्न आज हम सब कंप्लीट कर चुके हैं 25वें सीरीज के माध्यम से। तो चलिए इसी प्रकार बने रहिएगा इस परिवार में, और आपका तो इंतजार रहेगा ही, क्योंकि परिवार तो चल रहे हैं तो सिर्फ आप ही के ऊपर चल रहे हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों को।